खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 12 साल से जेल में बंद और 21 साल से विधायक मुख्तार अंसारी की पार्टी को आखिरकार सवारी मिल ही गई। साइकिल नहीं तो हाथी सही। बीएसपी चीफ मायावती को एक बार फिर उनमें गरीबों का मसीहा नजर आने लगा है। मायावती को फिर यह लगने लगा है कि मुख्तार जैसे बाहुबलियों के सहारे उन्हें सत्ता के और करीब पहुंचा जा सकता है। दलील तो मुख्तार के सहारे मुस्लिम वोट बैंक हथियाने की भी दी जा रही है, मानो मुख्तार अंसारी पूरे सूबे के मुसलमानों की ठेकेदारी कर रहे हो कि जनाब जिस पार्टी के साथ होंगे मुसलमान उधर ही चल पड़ेगा। अब मायावती को ना तो उनका लंबा चौड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड दिख रहा है और ना ही कोई ऐब। जिस मुख्तार के एसपी में जाने को बीएसपी नेता कुछ दिनों पहले तक मुद्दा बनाकर मुलायम को कोस रहे थे, आज उसकी शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। बड़ा सवाल यह कि क्या वोट की खातिर दाग अच्छे हैं? इसी पर करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। हाथी पर सवार हुए मुख्तार अंसारी। मुख्तार के भाई और बेटे को भी मिला टिकट। उसूलों की सियासत पर उठे सवाल। समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होने से चूके उत्तर प्रदेश के सीनाजोर लीडर मुख्तार अंसारी हाथी पर सवार हो गए हैं। जी हां, मुख्तार अंसारी ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया और बीएसपी ने अंसारी भाइयों और मुख्तार अंसारी के बेटे की टिकट भी फाइनल कर दी। बीएसपी सरबराह मायावती ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्तार अंसारी खानदान को पार्टी में शामिल करने का ऐलान किया। मुख्तार अंसारी मऊ सदर से बीएसपी उम्मीदवार होंगे। घोसी की सीट से मुख्तार के बेटे अब्बास को टिकट दिया गया है, जबकि मोहम्मदाबाद सीट से मुख्तार के बड़े भाई सिबगतुल्ला चुनाव लड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए मायावती ने कहा कि मेरी हुकूमत में नज़्म-ओ-नस्क़ पर आंच नहीं आई थी और अगर हमारी हुकूमत बनती है तो नज़्म-ओ-नस्क़ पर सख्त निगाह रखी जाएगी। दरअसल मायावती ने नज़्म-ओ-नस्क़ को लेकर ये वजाहत इसलिए की क्योंकि मुख्तार अंसारी की शबीह एक सीनाजोर लीडर की रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि मुख्तार पर चंद इल्जामात का सिरा कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से भी जुड़ता है और तमाम बातों पर गौर करके उन्हें दोबारा पार्टी में शामिल किया गया। ऐसे लोगों के पार्टी में आने पर फिर हमने उन्हें हर स्तर पर उनकी कार्य क्षमता या उनके अपने खुद के समाज में उनकी अपनी पकड़ के हिसाब से, प्रभाव के हिसाब से अहमियत भी दी है। और इस बात का खास उदाहरण अल्पसंख्यक समाज से संबंधित मुख्तार अंसारी का खुद का अपना परिवार है, जिनके बढ़ते हुए प्रभाव से दुखी होकर व द्वेष की भावना से इनके विरोधियों ने जबरन इन पर अनेकों आपराधिक मामले दर्ज करा के इनकी राजनीति में व समाज में तथा आम जनता में भी इमेज को खराब करने की पूरी कोशिश की। सियासत में सीनाजोरों और दागी शबीह के अफराद की फहरिस्त तवील रही है और इस रुझान पर शिकंजा कसने की बातें भी होती रही हैं। लेकिन जब इंतखाबी बिगुल बजता है तो तमाम इक़दार और उसूलों को पसे पुष्ट डाल दिया जाता है। इतने तनाज़ों और सियासी खेमों की तब्दीली के बाद भी मुख्तार अंसारी की हाथी पर सवारी को लेकर सियासी गलियारे में चेमगोइयां शुरू हो गई हैं और दीगर हलके से भी ये सवाल उठ रहे हैं कि आज की सियासत में सीनाजोरों का साथ लेना मजबूरी तो नहीं बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो क्या सियासत में वोट की खातिर दाग अच्छे नजर आने लगते हैं तमाम दलों को? यह है हमारा आज का मुद्दा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पंखुड़ी पाठक हैं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी की। इसके अलावा डॉक्टर सरवत जहान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। रितु सिंह बीएसपी की लीडर हैं, आज मायावती की तरफ से पक्ष रखने के लिए वो मौजूद हैं। सुदेश वर्मा साहब नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। लखनऊ का भी हम रुख करेंगे, वहां से सीनियर जर्नलिस्ट आमिर साबरी साहब हमारे साथ इस बहस में जुड़े हुए हैं। रितु जी, आज पहला सवाल आपसे। 2007 में आपकी पार्टी का नारा था चढ़ गुंडन की छाती पर बटन दबाना हाथी पर। अब ऐसा क्या हो गया 2007 से 2017 में 10 साल में कि आपको माफिया
बाहुबली, ये सारे इतने अच्छे लगने लगे कि सबको आपने हाथी पर बिठा दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, जिनको बहन जी ने अभी लिया है, ठीक है, वो पहले भी हमारी पार्टी में थे और वो बहन जी ने उन्हें किसी, अगर कोई उन पे आरोप लगा तो बहन जी ने उन्हें निकाल दिया। लेकिन आज आरोप उन पे साबित तो नहीं हो पाया है। अगर साबित हो, और देखिए वो जीत कर भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उन्हें चाहते भी होंगे, वो काम करते होंगे, कुछ तो उनमें कुछ ऐसी बात होगी जिससे वो जीत के आते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ उन्हीं को जोड़ते हैं जो वाकई कुछ ना कुछ लोगों के लिए मतलब करते आपकी हैं। पार्टी को सिर्फ वोट चाहिए, लोगों के वोट से मतलब है, और अगर उम्मीदवार का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो मायने नहीं रखता। आप बताइए, चाहे उसने हत्या की हो, नहीं, और चोरी भी की हो, डकैती की हो, नहीं, दंगों में शामिल रहा हो, ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती। कोई भी आरोप अगर साबित हो जाता है तो वो गुनाहगार है, लेकिन अभी तो वो गुनाहगार नहीं है ना। हाँ। और अभी हर पार्टी के आप नेता देखिए, बीजेपी में तो सारे ही नेता आप उठा के देखिए, किसी ना किसी सब पे मुकदमे चल रहे हैं। तो जब तक वो भी तो इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, अगर उनमें भी आरोप। बीजेपी से इंस्पायर हो गई मायावती, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक उन पे कोई भी आरोप साबित नहीं होता, आप उन्हें गुनाहगार नहीं कह सकते। और वो जीत कर आते हैं तो कहीं ना कहीं वो कुछ अच्छा काम भी करते होंगे, लोगों से भी जुड़ते होंगे। और बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है, आप सब जानते हैं। और हमारे साथ अगर वो काम करेंगे, अगर उनमें कुछ भी ऐसी बात होगी तो वो दूसरे दिन बहन जी, आपको पता है कि बहन जी कैसी हैं, तो कम से कम हमारी विचारधारा के साथ वो जुड़े हैं, तो इसका मतलब उन्हें बहन जी की बात माननी होगी और हमारे उन चीजों पे उनको काम करना होगा। अच्छा, ठीक है। पंखुड़ी जी, ऐसा क्या खास आपको नजर आता है मुख्तार अंसारी की पूरी शख्सियत में कि पहले तो समाजवादी पार्टी उन्हें लेने की कोशिश करती है, शिवपाल यादव साहब सारी हदें पार कर जाते हैं कि मुख्तार अंसारी की पार्टी को शामिल कराकर ही रहेंगे समाजवादी पार्टी में, इसके लिए वो अखिलेश यादव तक से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब समाजवादी पार्टी में दाल नहीं गली तो वो बीएसपी में चले गए। अगर शिवपाल जी सारी हदें पार कर जाते हैं उनको पार्टी में लेने के लिए, तो अखिलेश जी ने भी सारी हदें और बहुत ऐसी चीजें जो कभी कोई सोच नहीं सकता था, ऐसी हदें पार करी हैं उन जैसे लोगों को पार्टी से बाहर करने के लिए। मेरा मानना है कि आज ये बहुत साफ हो गया है और उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है कि कौन किस तरह की राजनीति कर रहा है, कौन उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना चाहता है और कौन उसी एक पुराना जिस तरह की राजनीति होती थी जो माफिया और बाहुबलियों के दम पे होती थी उसमें वापस जा रहा है। और ऋतु जी की मैं आज इनकी परेशानी समझ रही हूँ कि किस तरह से ये जवाब दें। हमने मायावती जी की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें देखा कि वो भी जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि जब आप मन से जानते हैं कि आप कोई चीज ऐसी कर रहे हैं जिसका आप जवाब देने लायक ही नहीं है। उन्होंने 2-3 बातें कही जिन पे मैं चाहूंगी कि सब गौर करें। उन्होंने कहा इससे बड़े गुंडे भी दूसरी पार्टियों में हैं, तो क्या आप इंतजार कर रही हैं कि और बड़े गुंडे आपके पास आए, आप किसी और पार्टी से, या आप कोई और बड़े क्रिमिनल्स को लाना चाह रही हैं? दूसरी बात उन्होंने कही कि कोई अगर भटक जाता है तो उसको सुधरने का मौका मिलना चाहिए। तो आदमी कितनी बार भटकता है? 40 मुकदमे उनके पास उनके ऊपर है, 4-5 उसमें कत्ल के मुकदमे हैं। और ऋतु जी ने कहा कि जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता, लेकिन पंखुड़ी जी, नहीं तो वो आपकी पार्टी में भी तो हमारी पार्टी में नहीं थे। आप कुल मिलाकर अगर इस पूरे मसले को देखें तो मुलायम सिंह यादव भी तो यही चाहते थे कि मुख्तार अंसारी उनकी पार्टी का हिस्सा बन जाएं ताकि मुसलमानों के वोट, ये ऐसा उनका मानना था कि मुसलमानों के वोट हमारी पार्टी को मिल जाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो खास है ना फिर उसकी शख्सियत में जिसको हर पार्टी लेने की कोशिश कर रही है। और मुलायम सिंह यादव तो आपकी पार्टी के संरक्षक अभी भी हैं। जरूर है, लेकिन आप देखिए क्या अखिलेश जी का फैसला माना नहीं गया, आखिर में बात किसकी मानी गई और कौन है जो इस बदलाव को लेकर आया है। तो अखिलेश जी के जो आज आप लोगों के जो नेता हैं उनमें बताएंगे कि कितने साफ उन पे मुकदमे नहीं है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये दलील नहीं हो सकती ना ऋतु जी, ये दलील नहीं हो सकती ना कि दूसरी पार्टी में और ज्यादा गुंडे हैं तो हमने भी एक गुंडे को ले लिया। इल्जाम लगा रहे हैं, ये दलील तो कोई दलील नहीं हुई ना। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, एक आखिरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो हमेशा बदनाम रही है इस बात को लेकर कि यहाँ पर एक तरह से जो गुंडे हैं, जो बाहुबली हैं, वही चुनाव जीत सकते हैं। और ये सारी पार्टियों में रहा है, सभी पार्टियों ने इस तरह के लोगों का इस्तेमाल किया। इस बात से कोई इस बात पे एतराज नहीं कर सकता, ये सभी पार्टियों ने किया। लेकिन बात यह है कि आज बदलाव किसने किया, कौन है जिन्होंने डीपी यादव के खिलाफ
स्टैंड लिया, उसके बाद मुख्तार अंसारी के खिलाफ और फिर अतीक अहमद के खिलाफ, तो ये कौन व्यक्ति है जो सबके खिलाफ ऐसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है? हर हद उसने पार कर दी, अपनी पार्टी तक खोने को तैयार हो गया। मुझे लग रहा है जनता आज ये बात समझ रही है। ठीक है सरवत जहां जी, ये जो बार बार कहा जाता है और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बार बार ये साबित करने की कोशिश की गई जो अखिलेश हैं वो मुस्लिम विरोधी हैं और मुख्तार अंसारी को क्योंकि मायावती ने अपनी पार्टी में ले लिया है इसलिए सारे मुसलमान जो हैं वो मायावती के साथ हो गए हैं। ये साबित करने के पीछे मंशा क्या है? क्या ऐसा कभी मुमकिन हो सकता है क्या? देखिए अब्बास, एक्चुअली है क्या कि मायावती जी जिस तरह की राजनीति करती आई हैं उनको इस बार लग रहा है कि वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने ये बात कही कि अखिलेश जी माइनॉरिटी विरोधी हैं, जबकि ये कह देना कि मुख्तार अंसारी के आ जाने से माइनॉरिटी का वोट उनकी साइड चला जाएगा, ये सरासर ख्वाब ख्याली है, क्योंकि मुख्तार अंसारी माइनॉरिटी के लीडर नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिधर वो चले जाएंगे उधर माइनॉरिटी के वोट चले जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, आज का दौर है साफ सुथरी राजनीति का, एक अच्छी हुकूमत देने का। आज के जो लोग हैं वो काफी बेदार हो चुके हुए हैं, काफी अवेयर हो चुके हुए हैं। आज नौजवानों का ये देश है, नौजवानों का राज्य है। हम जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते रहते हैं कि हाँ युवाओं को लाना चाहिए या युवाओं को जागृत कराने की कोशिश करते हैं, वहीं बीजेपी सोमदेव को भी जो दंगा के आरोपी हैं उन्हें भी टिकट देकर के नवाज देती है, मायावती जी मुख्तार अंसारी को नवाज देती हैं। तो ऐसे में नजर आ रहा है कि यूपी चुनाव का क्या हशर होने वाला है। रहा सवाल की अखिलेश जी ने एक साफ सुथरी हुकूमत देने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये स्टैंड रहा है कि एक साफ सुथरी छवि वाले लोगों को ही हम टिकट दें और वो जीत करके आए। रहा सवाल की समाज में किस समाज के जो हर वर्ग के लोग हैं उनकी अपनी अपनी हिस्सेदारी होना, वो हिस्सेदारी देना अलग मसला होता है। साफ सुथरी छवि वाले लोगों को आना अलग बात है। रितु जी पहले सबसे एक सवाल हो जाए। रितु जी 1 मिनट। सुदेश वर्मा जी मुस्कुरा रहे हैं सरवत जहान आपकी बातों पर। सुदेश जी, क्या आपको लगता है मायावती साफ तौर पर कह रही हैं कि बड़े बड़े गुंडे भी उनकी पार्टी में आकर सुधर जाते हैं और उन्होंने मुख्तार अंसारी को अब शामिल कर लिया? आज इस पर बड़ा सोशल मीडिया में काफी चुटकुले भी चल रहे थे कि मायावती ने शामिल करा लिया मुख्तार अंसारी को, अब वो नजर रखेंगी करीब से कि कहीं वो कोई क्राइम तो नहीं कर रहे हैं। जी समीर अब्बास साहब, पहले पता नहीं आपने मार्क किया कि नहीं कि आपके स्क्रीन पर 3 चेहरे हैं महिलाओं की और तीनों करप्ट और गुंडाइज्म जो है पार्टी को उसको डिफेंड कर रही है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि महिलाएं होती है तो माना जाता है सच को सच बोलती है और ऑब्जेक्शन जाएगा जो गलत है सीधे सीधे आप नहीं कह सकते कि अच्छा नहीं बोलते हैं, पार्टी आप झूठ बोलते हैं। एक मिनट आप झूठ बोलते हैं। नहीं पहले ये बात आप वापस ले, पहले ये बात वापस ले, पहले अभी तो मैं बहुत कुछ बोलने वाला हूँ। बहुत कुछ बोलने वाला हूँ समीर अब्बास साहब, अभी तो मैं बहुत कुछ बोलने वाला हूँ। सुदेश जी, सोमदेव को आपने टिकट देके नवाजा है, सोमदेव के बारे में आप बता दीजिए। यूपी की सिर्फ बात करेंगे, अभी पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे। अभी तो मेरे प्रेजेंटेशन अभी हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ यूपी की बात करेंगे। पहले सुदेश जी को बोलिए ये बात वापस ले कि ये तीनों महिलाएं क्रिमिनल वाली पार्टी को डिफेंड कर रही है। सुदेश जी, नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि किसी पार्टी का दामन पाक साफ नहीं है। ये चुप रहे तब आप तो डेटा उठाकर देखिए 403 विधायकों में से 403 विधायकों में से यूपी में 403 विधायकों में से 189 विधायक दागी हैं जिसमें आपकी पार्टी भी शामिल है। खुद इनके पार्लियामेंट में बैठे हुए मंत्री आप कैसे इतने साफ सुथरे होने का दावा कर सकते हैं? शुरुआत में ही जंग ना चाहिए। चलिए अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। पार्लियामेंट में बैठे हुए मंत्री दागी हैं, आप बता दीजिए। अभी तो कुछ बोले ही नहीं है, अभी तो कुछ बोले ही नहीं है समीर अब्बास साहब। ये देखिए पहले कांग्रेस से शुरू करते हैं। कांग्रेस पहले बोली कि हम 403 चुनाव लड़ेंगे। शीला दीक्षित जी को एक प्रेजेंटेशन भी दिया कि मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनेगी। फिर फाइनली इनको लगा कि ये सब कुछ नहीं होने वाला है, वजूद बचा लो, अखिलेश जी का दामन पकड़ लिया। इन्होंने अखिलेश जी को कितना क्रिटिसाइज किया, उनकी अराजकता को इन्होंने क्रिटिसाइज किया। उनकी अराजकता को माफिया राज है मुलायम सिंह यादव जी ने बोला, अखिलेश जी ने अपने पिता के सिंहासन को ही छीन लिया। ये देखिए, उसके बाद अखिलेश जी क्या ये बोल सकते हैं कि उन्होंने पार्टी में जो बदलाव लाया, पखुरी जी बोल रही है, ये मुख्तार अंसारी के लिए लाया था क्या? मुख्तार अंसारी तो बहुत छोटा मुद्दा था। असली मुद्दा तो था कि सरकार कौन चलाएगा, पार्टी कौन चलाएगा।
तो गुंडागर्दी जो अनलीज किया हुआ है समाजवादी ने पिछले 5 सालों में, आप जाइए जमीन कैसे कब्जा हो रहा है देखिए, कैसे लोगों के मकान कब्जे हो रहे हैं देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्या है देखिए, दिन दहाड़े रेप होता है और मंत्री बोलता है कॉन्स्पिरेसी है, नेताजी खुद बोलते हैं ये बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। इस तरह की मानसिकता वाले लोग गुंडागर्दी को ये लोग संभालेंगे। और ये बीएसपी वाले लोग मुख्तार अंसारी के पास क्यों गए, अचानक ये प्यार क्यों जग गया? आप बताइए। हम तो खुश हैं कि ये एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है आज के दिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन पार्टी लड़ सकती है उत्तर प्रदेश में, गुंडागर्दी के खिलाफ कौन पार्टी लड़ सकती है, विकास के ऊपर कौन पार्टी ला सकती है उत्तर प्रदेश को। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और कोई पार्टी नहीं कर सकती। की पार्टी में कोई भी विधायक दागी नहीं होता। डेटा मेरे सामने, किसको दिया बताइए, बताइए किसको दिया हो? नहीं देखिए, संगीत सोम, सुरेश समीर अब्बास साहब, पॉलिटिक्स जो है ना बहुत बड़ा चीज होता है, छवि। हाँ ठीक है, नहीं, अब फिर ठीक है, दाग संगीत अच्छे सोम ना, के बारे में उनके बताते दाग हैं। अच्छे हैं। अखिलेश अगर यादव जी की मुख्तार सरकार ने अंसारी के पूरा एक दाग गुंडा अच्छे एक्ट हैं, लगा दिया था। संगीत सोम और राणा के भी दाग सुन तो अच्छे हैं लीजिए, ना। सुन लीजिए। समीर मुजफ्फरनगर अब्बास में साहब, समीर अब्बास साहब, जी, समीर अब्बास साहब, गैंगस्टर एक्ट लगा दिया था इन लोगों ने गैंगस्टर एक्ट लगा दिया था। संगीत सोम में कोर्ट में गिर गया। सत्ता जिसके पास है किसी पर भी कुछ भी लगा दीजिए, लेकिन क्या संगीत सोम मुख्तार अंसारी है? नोटोरियस क्रिमिनल, मायावती ने भी इमेज का कोई मतलब नहीं है क्या? साजिशन उनके ऊपर नहीं, आरोप लगा वो नहीं दिए कर गए, रहे हैं। तमाम वो केस नहीं जड़ दिए कर गए रहे हैं। मुख्तार अंसारी के अगर ऊपर। हमारे ऊपर कल एफआईआर हो जाए तो क्या आप मेरे मायावती भी यही कह रही थी जनाब आज। मुख्तार अंसारी का इमेज है मेरा। अगर हमारे ऊपर कोई एफआईआर लॉन्च कर दे तो हम क्रिमिनल हो जाएंगे कल। मुख्तार अंसारी कोई छोटा मोटा क्रिमिनल है, उसका इमेज पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। उससे आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हाँ। इसको डिफेंड करना भी हमको लगता है बहुत बड़ा अनैतिकता है। और जाइए लोगों से बात सोम करिए, के लोग बारे बताएंगे में आपको क्या मुख्तार कहेंगे? अंसारी कौन है। मुजफ्फरनगर में मतलब बड़ा गुंडा, आजादी के बाद बड़ा गुंडा छोटा गुंडे की बात है। अभी राइट नहीं हुआ अरे है। संगीत सोम कुछ नहीं कर पाए आप, उसका कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, कुछ नहीं कर पाए आप। समझ गए सुदेश जी। अरे आप ठीक है, कुछ नहीं ठीक है, कर तो पाए ये छोटे सत्ता गुंडे के बाद वर्सेस भी। बड़े गुंडे आप खाली डिफेंड करते रहिए की बात अखिलेश है। जी को, आपका कोई काम ठीक है, नहीं उनकी पार्टी का जो गुंडा है वो बड़ा है, हमारी पार्टी का गुंडा छोटा है। ठीक है, यही बात है। आमिर साबरी साहब, मुझे बस ये समझाइएगा कि मुख्तार अंसारी गुंडा बोला ही नहीं, यूपी हमने के गुंडा नहीं बोला, तमाम हमने राजनीतिक बोला दलों कोई के आरोप लिए साबित नहीं सियासी हुआ है। मजबूरी कैसे बन जाता है? देखिए साहब, समीर अब्बास जी, मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि गरीब लहरों पर पहरे बिठाए जाते हैं, समंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता। सवाल ये नहीं है कि माफिया और गुंडों से, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश ही नहीं अन्य सूबों में जितनी भी पार्टियां हैं कोई अछूती नहीं बचती हैं। सवाल सिर्फ मुख्तार अंसारी के एक बसपा में जाने से या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए, अगर आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप देखिए खुद भी कि जितनी भी पार्टियां हैं भरमार है गुंडों व माफियाओं की। चाहे वो समाजवादी, अभी पंखुड़ी जी जैसा कह रही थी कि साहब वो अखिलेश जी का ये एंटी क्रिमिनल है और उन्होंने गुंडों को निकाल के फेंक दिया। आप बताइए, राजा भैया से बड़ा गुंडा कौन है उत्तर प्रदेश के अंदर? अभय सिंह क्या है, विजय सिंह क्या है, फरुखाबाद के माफिया मनोज पांडे और क्या है, राजा भैया को तो पवन पांडे निर्दलीय क्या है, विधायक होते हुए भी मंत्री बनाया गया। आखिर मतलब इंतहा हो गई। मेरा अंदाज है 2 दर्जन से ज्यादा विधायक और मंत्री समाजवादी पार्टी में अपराधी हैं और बड़े अपराधी हैं। यही हाल कमोबेश बीजेपी का है। बीजेपी में अगर देखा जाए तो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पे बलात्कार से लेकर के हत्याओं तक के मुकदमे कायम हैं। अब ये सवाल कोर्ट का है कि कब बरी होंगे नहीं होंगे, क्या होगा, ये बात की बात है। बहरहाल आपराधिक केस तो दर्ज हैं, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, प्रदेश ही नहीं। पंखुड़ी पाठक जी, एक जवाब दे दीजिए, मुझे ब्रेक लेना आरएलडी से छूटी है। थी। समाजवादी पार्टी का ही अगर जिक्र करें, पार्टी जैसे लोग 224 विधायक हैं आपके, उसमें से 111 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। क्या गारंटी आप इस बात दे सकती हैं कि अब अगर आपकी पार्टी चुनाव में उतरने जा रही है और अब की दागी विधायक आपकी पार्टी से चुनकर नहीं आएंगे, क्या यह गारंटी आज की तारीख में कोई भी पार्टी या आपकी पार्टी, ये आपसे सवाल है, दे सकती है क्या? देखिए, जो भी आदमी राजनीति में रहा है वो जानता है कि राजनीति में अक्सर मुकदमे लोगों पे लग जाते हैं, चाहे वो छात्र आंदोलन हो, किसी और तरह का आंदोलन हो, विपक्ष में आंदोलन हो, तो कई तरह के मुकदमे लग जाते हैं। और ये हमारा लीगल सिस्टम ऐसा है कि बहुत समय लगता है, लेकिन कौन किस तरह की किसकी छवि और कौन उस तरह की काम आगे करे जा रहा है, एक माफिया में और एक किसी पर इस तरह का कोई छोटा मोटा किसी आंदोलन के दौरान जो केस लगा, उसमें बहुत फर्क है। और ये अखिलेश यादव की आखिर क्या मजबूरी थी कि उन्हें राजा भैया जैसे शख्स को मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ा, कैबिनेट मंत्री बनाना पड़ा, जबकि वो आपकी पार्टी के भी नहीं थे, निर्दलीय विधायक थे? देखिए, राजा भैया का जहां तक सवाल है
तो राजा भैया से जो बहन मायावती जी की जो रंजिश रही है, मुझे लगता है कि वो सब लोग जानते हैं। और तमाम उनके आज जो मायावती दलील दे रही थी वही आप भी दे रही हैं। मायावती जी ने अपने शासनकाल में तमाम उनपे मुकदमे लगाए। शासनकाल हर आदमी जानता है कि किस तरह और उनके बारे में अलग अलग तरह की कहानियां बनाई गई। और लेकिन जब भी जहाँ पे भी उनका नाम किसी भी गलत तरह के अपराध में आया है, सामने यही बात आई कि उसमें उनका कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। हर जगह से, हर मुकदमे से वो बाहर हुए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कभी भी कोई दलील है। जैसा कि मायावती मुख्तार अंसारी के बारे में कह रही थी, आपकी पार्टी राजा भैया के बारे में कह रही है कि जो मुकदमे लगाए गए हैं वो राजनीतिक रंजिशन लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश की जा रही है दरअसल ये लोग बहुत ही भोले हैं, मासूम हैं और इन्होंने कोई ऐसा क्राइम किया नहीं, ये तो राजनीति में है वो, इसलिए उनके ऊपर ये सारे केस लाद दिए गए। कुल मिलाकर बात वहीं आकर टिक जाती है कि वोट की खातिर, सियासत की खातिर दाग अच्छे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो वोट की खातिर क्या दाग अच्छे हैं, ये हमारा आज का सवाल। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रितु सिंह जी, जो बात बार बार कही गई है कि क्योंकि उनका ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है और अब मायावती के साथ अगर वो आ जाएंगे तो मायावती उन पर नजर रख पाएंगे, ये कोई बीएसपी जो है, ये आपकी पार्टी कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर है ऐसे तमाम आपराधिक तत्वों के लिए, या क्या है? जरा समझाइए कि कैसे ऐसा होगा कि एक आपराधिक छवि वाला शख्स जिसका इतना जबरदस्त क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो 12 सालों से जेल में है, वो आपकी पार्टी में आकर सुधर कैसे जाएगा? ये समझा दीजिए बस। देखो, अभी तो उनपे आरोप लगा हुआ है, ठीक है वो, लेकिन गुनाहगार तो नहीं है ना। आरोप बहुत संगीन है, छोटा मोटा आरोप नहीं है। लेकिन आप ये हत्या का आरोप है। नहीं, ठीक है, और केस जो है वो अपने आखिरी लेवल पर है इस वक्त, अभी उसका फैसला नहीं हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बहन जी नजर रखेंगी। बहन जी वाकई जिस तरह प्रदेश को चलाती हैं वैसे ही चलाएंगी, उससे अच्छा चलाएंगी। उन्होंने कहा ना कि मैं सबको ठीक कर देती हूँ, मेरी पार्टी में आके सब ठीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, हमेशा आपने देखा है। और आदमी ये कहता है, मीडिया तक ये कहता है कि बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा था, और आज भी मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। लॉ एंड ऑर्डर कैसे अच्छा होगा? मुख्तार अंसारी जैसे आपके विधायक बनेंगे, कल को जीत कर आएंगे, आप मंत्री बना देंगे, जेल से मंत्रालय चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर कैसा होगा? वो लोगों के लिए करते होंगे ना, आप देखिए। क्योंकि बहन जी के यहाँ आपने देखा है जिस तरह बहन जी प्रदेश को ना कि वो सपा की तरह चलाती है कि 4.5 मुख्यमंत्री हैं और अखिलेश जी के सामने मतलब नाक के नीचे इतना कुछ हो गया। मुख्यमंत्री की शपथ अखिलेश जी ने ली थी और उनके मंत्रिमंडल में कितना कुछ हुआ, कितने नेता भ्रष्ट थे। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, और बहन जी जिस तरह प्रदेश को चलाती है लोग अच्छी तरह जानते हैं, और इस बार उसी तरह ही प्रदेश को चलाया जाएगा। NRHM यहाँ लोगों को कॉरिडोर स्कैम, स्कैम ऐसा है जो आपकी पार्टी में नहीं हुआ। मुद्दे पे बात होगी, मैं उस मुद्दे पे बात करूंगी। आज ये मुद्दा नहीं है, पत्थरों में खर्च कर। अरे आपके यहाँ आपने देखा पत्थरों में, अरे पत्थरों के बिना तो सड़क भी नहीं बनती है मैम। आप मुझे बताएंगे विकास जी कहाँ होता है? आप घर बना लीजिए बिना पत्थर के, सड़क बना लीजिए बिना पत्थर के। मेरा सवाल ये था कि वो सुधर कैसे जाएंगे? अगर मायावती ये मान रही है कि मुख्तार अंसारी का आपराधिक रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, नहीं चाहिए लोगों को योगा करने के लिए, घूमने के लिए, हवा के लिए। मुख्तार अंसारी आपकी पार्टी में आकर सुधर कैसे जाएंगे? सवाल ये था। पत्थर के बिना क्या सड़क बन सकती है? आप यहाँ बैठे हुए इस स्टूडियो में ये बिना पत्थर के बना है। तर्क नहीं है इन बातों का, जो बिना आप कर तर्क की बात मत करिए। सबसे ज्यादा गुंडे सपा सरकार में थे और इनके प्रदेश में क्या इन्होंने किया, बस से बदतर बना दिया। हमारी सरकार आने दीजिए और ये प्रूफ हो जाएगा किस तरह हम प्रदेश को पहले चलाते थे, आज उससे अच्छा चला के दिखाएंगे आपको। पंकुरी जी, आपकी पार्टी पर सबसे ज्यादा आरोप लगता है कि भाई गुंडागर्दी करने वाली पार्टी है, गुंडों की पार्टी है। ये विपक्ष लगातार इस बात को मुद्दा बनाता आया है। हालांकि अखिलेश यादव ने जो स्टैंड लिया, अतीक अहमद का मामला हो या फिर मुख्तार अंसारी का मामला हो, वो स्टैंड भी लोगों ने देखा। क्या आपको लगता है कि इस छवि से छुटकारा पाना आपके लिए भी इतना आसान होगा? क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं आपकी पार्टी में। देखिए, जैसे शुरुआत में आपने कहा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें कोई ना कोई
इस तरह के लोग ना हो, कोई ना कोई क्रिमिनल एलिमेंट ना हो। मैं तो बस एक ये बात समझना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि मायावती जी को बार मैं बार, भी तो यही जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आप बोल चुकी हैं, आप बोल ऋतु चुकी जी, हैं एक-एक करके, प्लीज। कि जो इंसान जेल में है उसे बार बार टिकट देना पड़ता है। 2009 में भी जिस समय वो जेल में थे, बसपा के टिकट से वो चुनाव लड़े, 2010 में मायावती जी ने उनको निकाल दिया और ये कहा कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। मायावती जी ने यहाँ तक कहा कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ये सब लोग मेरी जान लेना चाहते हैं, मुझे मरवाना चाहते हैं। जब इतना खतरनाक वो उनको समझती है तो आज वो ये कैसे सोच सकती हैं कि वो सुधर जाएंगे। जहां तक इस चीज की बात है कि क्या बदलाव समाजवादी पार्टी में आया, मुझे लगता है कि ये पूरे दुनिया ने देखा है कि क्या बदलाव आया, किस तरह से हम कम से कम एक बदलाव की तरफ चल तो रहे हैं। बाकी आप पार्टियां देखिए, एक जब से ये चुनावी पूरा प्रतिक्रिया शुरू हुई है, एक सिर्फ समाजवादी पार्टी है जिसने विकास की बात करी है, बाकी क्या बातें करते हैं। महिलाएं सुरक्षित थी, आए दिन आपके यहाँ इतने रेप हुए, बीजेपी भी तो यही दावा कर रही है ना, बीजेपी भी सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। बीजेपी कह रही है राम मंदिर इस बार कोई मुद्दा नहीं है, हमारे लिए विकास मुद्दा है। जब तक महिलाएं इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि राम मंदिर बनाएंगे, कैसे मुद्दा नहीं है। देखिए भाजपा की तो बात करिए, भाजपा तो यू टर्न की पार्टी मानी जाती है। इनका एक नेता कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, तो ये तो सभी का अपीजमेंट करते हैं। और जहां तक बसपा की बात है, मायावती जी आज इतनी कमजोर हो गई हैं कि उनको खुलकर ये कहना पड़ रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, कि मुसलमान समाज मुझे वोट दे। तो जब आपको एक समाज का नाम लेकर वोट मांगना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। जहां तक भाजपा की बात है, जहां तक भाजपा की बात है, अब आए क्यों नहीं इलेक्शन भाजपा लड़ने? कांग्रेस की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, इनका कोई वजूद नहीं ठीक है। है। ऋतु जी एक मिनट, सुदेश वर्मा जी, भाजपा के एक सेकंड में एक आखिरी बात कहना चाहूंगी कि आज भी भाजपा के लोग सांप्रदायिक मुद्दे उठा रहे हैं, कभी आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं। हमने देखा आरएसएस ने अभी आरक्षण का मुद्दा फिर उठाया है, और उसके साथ ही राम मंदिर का भी, जब केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष खुद कहते हैं कि राम मंदिर बनेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की राजनीति इन्होंने खत्म करी है। ठीक है। सुदेश वर्मा जी, प्रवेश वर्मा आपकी पार्टी के सांसद साफ कहते हैं कि मुसलमानों के वोट की हमें जरूरत नहीं है, और पिछली 3 रिकॉर्ड अगर हम उठाकर देखें, पिछले 3 विधानसभा चुनावों में मुसलमानों का वोट 5% से भी कम मिला बीजेपी को। उसके बावजूद भी आपकी पार्टी के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं, हैरत होती है इस बात पर। लेकिन अभी जो स्थिति बनी है, क्या आपको लगता है ये बीजेपी के लिए फायदेमंद स्थिति होगी? क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा था कि मुसलमान वोट अगर एक तरफ जाएगा तो दिक्कत होगी बीजेपी के लिए, अगर गठबंधन की तरफ जाता है या फिर मायावती की तरफ जाता है। अब जो समीकरण बन रहे हैं उससे मुसलमानों का वोट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो यह फायदेमंद स्थिति है क्या आपकी पार्टी के लिए? समीर अब्बास साहब, जो भी व्यक्ति हमारे पार्टी से ये बोलता है कि मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है, वो गलत बोलता है। हम सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं। मुसलमान भी एक सिटीजन है, हिंदू भी एक सिटीजन है, और हम उस नागरिक से वोट मांगते हैं अपने बढ़ोतरी के कारण, विकास हो, अच्छा हेल्थ मिले। एक सुन लीजिए, अच्छा हेल्थ मिले, अच्छी सड़क मिले, अच्छी जिंदगी हो, इसके लिए हम वोट मांगते हैं। और हम सक्षम हैं, लोगों ने हमें देखा है, परखा है, और हम राजनीति में कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आए हैं कि किसी कास्ट पर ले लो, किसी धर्म का ले लो, ये हमारा एजेंडा नहीं है। हम लोग बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करने आए हैं। हार जीत बना रहता है चुनाव में, पिछड़ा हम अपने एजेंडा से नहीं हटेंगे। एजेंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पार्टी के कुछ नेता कंफ्यूज कर देते हैं लोगों को। पूरा कर लेने दीजिए ना, मुझे पूरा तो कर लेने दीजिए। नहीं, समीर अब्बास साहब और पंखुरी जी ने बहुत अच्छी बात बोली, मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। हमारे उसको आइडिया को और सुदृढ़ कर दिया। इन्होंने बोला क्रिमिनल एलिमेंट होना और क्रिमिनल चार्जेस लगना डिफरेंट है। हम लोग क्रिमिनल एलिमेंट की बात करें, मुख्तार अंसारी और आतिक अहमद क्रिमिनल एलिमेंट है। ये लोग, इस पर चार्जेस नहीं लगे, क्रिमिनल एलिमेंट है ये लोग। ये जाके आप किसी से ही पूछिए स्ट्रीट में उत्तर प्रदेश के कौन लोग हैं ये लोग, आपको तुरंत बता देगा। मान लीजिए मैं हूं, अगर मैं कुछ खिलाफ बोलूं किसी के और हमारे ऊपर ये चार्ज लगाया जाए पंखुरी जी कला के कि नहीं एफआईआर लॉन्च कर दो, तो मैं तो किसी पोस्ट पर फिर नहीं हो सकता हूं। इसलिए जो एक सिस्टम बना हुआ है, एक इमेज क्या होता है और वाकई वो व्यक्ति ऐसा है क्या, लोग डिस्टिंक्शन कर लेते हैं। अब बड़ा अच्छा मायावती जी ने अपना रूप दिखा दिया कि ले लिया इसको मुख्तार अंसारी को, तो हमारे लिए अच्छा हुआ। हम बोले देखो भाई
ये लोग गुंडागर्दी रोकेंगे। आप मत भूलिए कि बीएसपी के शासन में आपने क्या देखा था, करप्शन एक से एक करप्शन, NHRM स्कैम हुए, अनटचेबिलिटी एक्ट का मिसयूज हुआ, हर इनोसेंट व्यक्ति पर अनटचेबिलिटी एक्ट लगा दिया गया, जिसको बीएसपी ने पसंद नहीं किया उस पर लगा दिया, जो समाजवादी पार्टी ने किया। तो ये दोनों तो एक ही थाली के इधर उधर चटपटे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ऑब्वर्स एंड रिवर्स ऑफ द सेम कॉइन अंग्रेजी बोलते हैं। तो बीजेपी एक अल्टरनेटिव है, पॉलिटिक्स कर रही है, और हमें भरोसा है कि हमारे एजेंडा पर, हमारे आइडियोलॉजी पर हमें लोग साथ देंगे। सुदेश जी, सरवत जान आपसे एक सवाल कर रही हैं, उसका जवाब दे दीजिए, छोटा सा आंसर। सुदेश जी ये बताइए, पीछे दिनों बहन मायावती जी और अमित शाह जी की मुलाकात का तो नहीं ये गुल खिला है मुख्तार अंसारी वाला? कहीं बी पार्टी तो नहीं होके रह गई है? बीएसपी बी पार्टी तो बन के नहीं रह गई है? पहले भी साथ में सरकार बना चुका है, क्या नहीं, वो खारिज कर रहे हैं इस खबर को, सुदेश खारिज कर रहे हैं। मुलाकात हुई है या नहीं हुई है? अच्छा रितु जी एक मिनट जी। आमिर साबरी साहब, मुझे एक छोटा सा ब्रेक और लेना पड़ेगा, उससे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा था कि बार बार ये कहना कि मुसलमानों का वोट जो है वो अब मायावती के साथ आ जाएगा क्योंकि मुख्तार अंसारी उनके साथ आ गए, ये कितनी बड़ी ज्यादती है ये बात कहना, और ये इस बात को प्रोजेक्ट करना कि प्रदेश का पूरा मुसलमान जो है वो मुख्तार अंसारी के साथ खड़ा है। अगर ऐसा होता तो 2014 में ये लोग जिस सीट से खड़े थे उससे चुनाव जीत ना जाते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समीर भाई आप। मसला ये नहीं है कि मुख्तार अंसारी कतई मुसलमानों को लीडर नहीं है, ये बिल्कुल सच है, और ना ही मुख्तार अंसारी के आने से कोई बसपा की तरफ बहुत बड़ा मुस्लिम वो चला जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि समाजवादी सरकार ने भी पिछले 5 साल में मुसलमानों को मुस्तकिल नजरअंदाज किया, और जिस चीज को लेकर के अखिलेश जी अपनी साफ सुथरी छवि बनाना चाहते हैं कि हम एंटी क्रिमिनल हैं या एंटी माफिया हैं, तो समीर जी कहाँ दिख रहा है? आप बताइए। मैं आज फिर कह रहा हूँ, गायत्री प्रजापति क्या ये साधु संत हैं? राजा भैया के साधु संत हैं? विजय सिंह फर्रुखाबाद का माफिया के साधु संत है? वीरेंद्र द्विवेदी हत्याकांड में शामिल है ये साधु संत है? पवन पांडे के साधु संत हैं? आप बताइए, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मुझसे बेहतर आप जान सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी वाले यहाँ बात करते हैं सबका विकास सबका साथ, कहाँ सबका साथ दे रहे हैं? अभी सुदेश जी कह रहे थे कि सबका विकास सबका साथ। आप प्रदेश के अंदर 403 सीटें हैं, एक सीट पर भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया इन्होंने, क्या यही सबका साथ है? आप बताइए, सबका विकास यही है? और मुस्तकिल भारतीय जनता पार्टी के लोग बयान देते रहते हैं मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। सुदेश जी, आपकी पार्टी के सांसद विनय कटियार साहब के बारे में मुसलमान हमारे साथ है ही कहां जो टिकट दे दूं? आपको 403 सीटों पर एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नजर नहीं आया, इसका जवाब, और आपकी पार्टी के सांसद खुलेआम कह रहे हैं। अरे सुरेश जी सुन लीजिए, देखिए समीर पिछले 2014 के चुनाव में मैं समझता हूँ जी, ठीक है साबरी साहब, सुदेश जी जवाब दे रहे हैं, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। सुदेश जी सुन लेते हैं, ऐसे जी हवा में नहीं जीते हैं। मैं इस जवाब के बाद चला जाऊंगा ब्रेक पर। जी सुदेश जी। देखिए समीर अब्बास साहब, कांग्रेस ने और बाकी पार्टियों ने एक बीजेपी का हवा क्रिएट करके रखा है कि मुस्लिमों में कि बीजेपी आ जाएगी तो खा जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, और मुसलमानों को बीजेपी से जुड़ने नहीं दिया। जब तक मुसलमान बीजेपी से जुड़ेंगे नहीं, उनको टिकट कैसे मिलेगा? हम लोग की छवि तो बहुत अच्छी है, आप जाके देखिए गुजरात में मुसलमान बीजेपी कैसे आगे ऊपर तक रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ मुसलमान ज्वाइन करेगा रिप्रेजेंटेशन वही मिलेगा ना। रिप्रेजेंटेशन एक राइट है, रिप्रेजेंटेशन एक राइट है, ये टोकनिज्म नहीं है। हम टोकनिज्म नहीं करते, हम टोकनिज्म नहीं करते। मुसलमान हमें नहीं लगता है कि मुसलमान इतना कमजोर है, मुसलमानों को डरा धमका के तो क्या देश की डेवलप भी नहीं करने दिया, बैकवर्ड बना के रखा, इकोनॉमिक कंडीशन खराब कर दिया मुसलमानों का। और इनके प्रवक्ता बोलते हैं को हाईजेक करके रखा हुआ है। 2.5 साल से आपकी सरकार है। सुदेश जी आप एम्पावर करें ना मुसलमानों को। सुदेश जी से पूछिए ना कि क्या इनको मुसलमानों ने वोट नहीं किया था जो इनकी सरकार केंद्र में बनी है? हाँ, ये अलग बात है कि जहाँ संगीत सोम जैसे जो लोग होंगे वहाँ मुसलमानों की जगह कहाँ बच जाती है? हमने कब बोला नहीं? समीर अब्बास साहब ये गलत बात है। हमने कब बोला नहीं वोट किया? हमने कब बोला नहीं वोट किया? हमने कभी नहीं बोला नहीं वोट किया। ये सब चीजें ये फर्क नहीं पड़ता है, लोगों को भागेदारी नहीं देते हैं। अरे भाई आप जबरदस्ती का पता चल जाएगा कि प्रज्ञा ठाकुर
भी नहीं, कहते हैं, हम एक मुसलमान और मिनट हिंदू की पता चलेगा पॉलिटिक्स आपको। करते हैं। नहीं, नहीं। मंच पे कहते हैं कि मुसलमान ठीक है भाई सुदेश जी, मुसलमान और हिंदू सुदेश जी की मैं समझ मानसिकता गया आपके आपकी बात। नेता किस तरह के बयान देते हैं। सुदेश जी मैं समझ गया आपकी और बात। 2014 में भी वोट और किया, और लेकिन और कोई ये हमारा बिल्कुल ये वोट नहीं आप मान रहा है कि स्वीकार आपकी पार्टी ने कभी कहा कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं किया। जो कहा गया है वही कहा जा रहा है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आखिरी दौर होगा इस बहस का। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। साबरी साहब आऊंगा मैं आपके पास ब्रेक के बाद। तो आखिरी दौर है बहस का, वोट की खातिर दाग अच्छे हैं, ये हमारा आज का मुद्दा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रितु सिंह जी, 2007 में जब मुख्तार अंसारी ने आपकी पार्टी को ज्वाइन किया था, उस वक्त गरीबों का मसीहा करार दिया था मायावती ने, और उस वक्त भी यही बातें कही गई थी कि हमारी पार्टी में आ गए हैं, अब हम नजर रखेंगे, अब कुछ नहीं कर पाएंगे वो। लेकिन 2010 में जब जेल पर छापा पड़ा, जिस जेल में बंद थे मुख्तार अंसारी, और उनका कच्चा चिट्ठा खुला, तो इन्हीं मायावती ने निकाल दिया था अपनी पार्टी से कि ये आदमी नहीं सुधर सकता। अब आपने उनको फिर ले लिया, अब क्या गारंटी है कि वो सुधर जाएंगे? नहीं, देखो मैं इस विषय में आपसे ये कहूंगी, उन पे आरोप साबित नहीं हुए हैं, इसलिए बहन जी ने उनको लिया है। और मुस्लिम्स को वाकई ना सपा सरकार ने जितना इनसे वादे किए, इन्हें कुछ नहीं दिए। और बीजेपी की तो आपने देखा, इन्होंने एक टिकट तक नहीं दी। और बहन जी ने अगर उनको बढ़ाने के लिए, वाकई उनकी भी तो भागीदारी इस देश में होनी चाहिए। मतलब और अखिलेश यादव ने जिन जिन गुंडों को तो अपनी बहन जी पार्टी ने से इसलिए निकाला, मुस्लिम्स को उनके लिए आपने दरवाजे टिकट खोल दिए दिए और अपने। उन्हें जब वो जीत जिनके भी कर आरोप आएंगे तो अभी अपने लोगों के लिए काम भी करेंगे। जिनके आरोप अभी तय नहीं हुए हैं या जिनका दोष अभी साबित नहीं हुआ है कोर्ट में, वो तमाम गुंडे जो समाजवादी पार्टी से निकाले गए हैं, उनके लिए आपकी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। रितु जी, हाँ जी, खुले हुए हैं। नहीं हाँ। देखिए क्या कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आरोप बहन जी ने आप ये देखिए ना, कम से कम मुस्लिम्स को उठाने के लिए अगर वो जीत कर आते हैं, आप उठाने के लिए मुस्लिम्स को भी तो आप लोगों ने मुस्लिम्स की भागीदारी कितनी दी, आप मुझे मुख्तार अंसारी बताइए। यूपी के मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते। हम करेंगे ही नहीं सांप्रदायिक बात, आप करिए, क्योंकि हमारे पास और मुद्दे हैं। हमें हिंदू मुसलमान की बात करने की जरूरत ही नहीं है। देखो, हमारे हमारे यहाँ हमारे नेता जब भी बात करते हैं, वो उत्तर प्रदेश के लोगों की बात करते हैं, वो हिंदू मुसलमान की बात करते ही नहीं है। बहन जी ने जब टिकट दिया तो स्पष्ट कहा, मैं सबसे ज्यादा मुसलमानों को टिकट दे रही हूँ, आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या मुख्तार अंसारी को टिकट देने से ही एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट होगा? आप उन्हें गरीबों का मसीहा कहते हैं, आप खुद गरीबों का मसीहा क्यों नहीं बनती है? बहन जी खुद गरीबों का मसीहा क्यों नहीं बनती है? नहीं, 2007 में कहा था, 2007 में कहा था रितु जी, गरीबों का मसीहा बाकायदा मुख्तार अंसारी के लिए इस अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन बहन जी ने आज ऐसा नहीं कहा है। लेकिन ठीक है, अगर वो जीत कर आते हैं तो लोग उनसे जुड़े हैं। जीत कर आते हैं तो दाग अच्छे हो जाएंगे ना। नहीं, ऐसा नहीं है। जो काम भाई, जो काम अगर किसी के लिए काम करते हैं और लोगों का उससे भला होता है, और लोग चाहते हैं कि प्रदेश में अच्छे लोग, मतलब जिनका भी जो भी अगर यही तो चाहते हैं, यही तो समझ लिया जाता अगर हर पार्टी की तरफ से कि लोग चाहते हैं अच्छे लोग आए पॉलिटिक्स में, तो अच्छे लोगों को हम चुनकर भेजें, तो कुछ इसलिए अच्छे लोगों का चेहरा दिखाइए, तभी मोहर लगेगी। जब तक कोई बहुत खतरनाक सजा ना मिल जाए, क्योंकि मुकदमे तो दर्ज है, मैम आप तो ऐसी बात है, तुम तो ऐसी बात करो मत। तुम्हारे यहाँ अभी राजा भैया जो मतलब मुख्तार अंसारी को अच्छे लोग बोल रही है, मुझे लगता नहीं अब कुछ कहने के लिए रह गया है। और आज भी आपकी लिस्ट मुख्तार जी को अच्छे लोग कहने के बाद कुछ नहीं रह गया। नेता ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार ठीक है रितु जी, आखिरी दौर है, सबसे ले लूं एक सवाल का जवाब पंखुड़ी जी। लेकिन अब मान लीजिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, अगर आपकी सरकार आती है तो क्या आप गारंटी दे सकती हैं कि अखिलेश यादव दोबारा राजा भैया को मंत्री नहीं बनाएंगे? देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती कि कौन बनेगा, लेकिन मैं ये मतलब बनाएंगे इनका ये है नहीं मैंने बनाएंगे ना बनाएंगे कुछ नहीं कहा। मैं एक बात ही कहना चाहती हूँ कि अखिलेश जी ने जो एक ही अभियान शुरू किया है गलत छवि के लोगों को बाहर करने का, ये चलता रहेगा और इतने बड़े स्तर पे इन्होंने किया है। और अब आप आगे देखिए, जिस समय सब लोग हमें कह रहे थे कि मुख्तार अंसारी को ले लिया, उस समय भी हम लोग कह रहे थे कि अभी आप देखिए, और अखिलेश जी ने भी उस समय कहा था कि टिकट आखिरी समय तक बदलता है, और वो चीज उन्होंने कर दिखाई और आगे भी करेंगे। ठीक है सुदेश वर्मा जी, लोगों का नजरिया बदल रहा है, सोच बदल रही है, आपराधिक छवि वाले गुंडा तत्व, इन सारे लोगों को टिकट मिले, ये लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा चेहरा दिखाइए तभी मुहर लगेगी, ये एकदम साफ बात है। क्या इसके लिए आप तैयार हैं? क्योंकि आपकी पार्टी के 47 में से 25 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं यूपी में।
समीर अब्बास साहब, मैं आपको बहुत दावे के साथ बोल रहा हूं, ये जो लोग कर रहे हैं ना, आपने देखा कि आपके स्क्रीन पर भी झगड़ा हो रहा है, किस लिए हो रहा है? मुस्लिम वोट के लिए हो रहा है, क्योंकि इन्होंने माइनॉरिटी को हमेशा वोट बैंक समझा है, माइनॉरिटी के लिए काम करने की बात कभी समझी ही नहीं। और इस बार इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी जब लोग निकल कर आएंगे और विकास के लिए वोट देंगे। ये सारे गुंडागर्दी, एक कम्युनिटी को तुम टिकट दो कि उसका वोट आ जाएगा, ये सब नहीं चलने वाला। एक आपके अच्छे दिन आ गए हैं, आप चिंता मत करिए, अब दूसरों के आने दीजिए। आप बहुत अच्छा दिन अपना ले आए हैं। और ये जो एस्पिरेशनल क्लास है ना, एस्पिरेशनल क्लास, युवा जिस पर हम बहुत भरोसा करते हैं, वो एस्पायर करता है एक मजबूत भारत का, और उत्तर प्रदेश मजबूत होगा तभी भारत मजबूत होगा। और हम उसके लिए खड़े हैं। ये तो बोलेंगे ही, ये लोग तो बोलेंगे ही, ये लोग भटकाने की कोशिश करेंगे। इन्होंने माइनॉरिटीज को पूरा भटका के रखा है, सबको जाति में बांध के रखा है, और हम एक ऐसी राजनीति कर रहे हैं जो भारत को नई जगह ले जाएगा। बालियान काफी है ठीक और है, लोगों की जरूरत नहीं है भटकाने के लिए। ठीक है सुदेश जी, समझ लिया आपकी बात। वक्त बहुत कम बचा है। सरवत जान, आपका जवाब देना चाहिए, बहुत छोटे में। सरवत सुदेश जी हमेशा कहते हैं कि मुसलमानों के सामने हवा बना करके रखा। बीजेपी का हवा बना दिया आप लोगों ने। मुसलमान तो दूर, इन्होंने तो हिंदुओं को भी ठगा है। इनफैक्ट इन्होंने हिंदुस्तानियों को ठगा है। संगीत सोम जैसे लोगों को टिकट देते हैं। केशव मौर्य पे कितने केस दर्ज है, ये क्या बात करेंगे? खुद इनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। यूपी में आने वाले समय में, यूपी इलेक्शन में इन लोगों की जमीन खिसक गई है। ये लोग बातें कर रहे हैं, मुसलमानों का हवा दिखाते, कभी हिंदुओं का हवा दिखाते। अब इन्हें फिर से राम मंदिर याद आने लगा है, क्योंकि ये इन सब मुद्दों को छोड़ ही नहीं सकते हैं जो लोगों को बांटने का काम है। आमिर साबरी साहब, आपके कमेंट से मैं क्लोज करना चाह रहा हूं। क्या ये तस्वीर बदलेगी? क्या इन तमाम मुद्दों पर, ऐसे मुद्दे हमारे सामने ना आए, इन पर डिबेट ना हो, क्या राजनीतिक दल जो हैं वो अपने गिरबान में झांक कर देखने के लिए तैयार हैं? देखिए समीर भाई, जहां तक मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश जो है अपने आप में, यहाँ जातिवाद धर्म की राजनीति होती है, लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं, नो डाउट कि पूरी उत्तर प्रदेश की जितनी भी पार्टियां हैं सब राजनीतिक तौर पर जातिवाद का सहारा लेती हैं। ये अलग बात है कि एक बीजेपी पार्टी हिंदुत्व का सहारा लेती है, धर्म का सहारा लेती है। अब ये इसको स्वीकार करें या ना करें, लेकिन ये कड़वा सच है कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के सहारे सत्ता में आना चाहते हैं और इसीलिए मुसलमानों को गाली देते हैं। रहा सवाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, तो इन्होंने हमेशा मुसलमानों को, मैं समझता हूँ पूरे 60 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों को कोई गाली नहीं देता, गलत बोल रहे हैं। समाजवादी भी मुसलमानों को ठग रही है और मुसलमानों के ठग रही है। और जहाँ तक बसपा मुख्तार अंसारी का सवाल है, तो एक माफिया के कहीं जाने और चले जाने से देखिए समीर साहब, कांग्रेस पार्टी ने आजादी और क्योंकि इन पार्टियों ने कुछ किया नहीं है मुसलमानों के लिए, इसलिए इन्हें मुख्तार अंसारी जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, आप कभी जमीन पे जाके देखिए कि मुसलमान समाज किस पार्टी के साथ है। मुसलमानों को, अगर मुसलमानों के लिए किसी ने काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया, और हमें लगता है यूपी में कांग्रेस और अखिलेश जी का ये गठबंधन बहुत अच्छा रंग निभाएगा। काम किया था तो बाहर आना ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है। चलिए ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। कांग्रेस का वजूद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का नया नारा है, यूपी को ये साथ पसंद है। अब किसका साथ पसंद है ये प्रदेश की जनता तय करेगी, लेकिन इतना जरूर जनता तय कर चुकी है कि साफ सुथरी छवि वाले लोगों को ही इस बार जिताकर विधानसभा में भेजना है। और वाकई अगर ये तय कर ले तो फिर कोई भी पार्टी ये नहीं सोच पाएगी कि मुख्तार अंसारी को अगर हम शामिल कर लेंगे तो उसके धर्म वालों का वोट मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शब बखैर।